Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोडा और ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12th के अंदर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और 3 से 4 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उसके। और टिल द लास्ट लेक्चर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर और एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर, यहां तक की कंप्लीट बात हम हमारे लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं। आज हमको जो बात करनी है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो हम चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वापस शुरुआत से बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पहले आपको यह बताना है व्हाट डज यू मीन बाय द टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन आरडीएस। एक शब्द आया था आरडीएस, इसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बात करी थी अपन ने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सी होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो प्रोसेस की जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी उस स्लोएस्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये बात अपन ने करी थी। और जो आरडीएस होगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस उसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आरडीएस के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये तो बात होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब सीधी सी बात क्लियर होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो यहां पर आरडीएस में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1। कितना होगा, 1। तो डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या बताएंगे डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन the concentration of one reactant only, first order reaction किसे कहते हैं, the reactions in which rate of reaction depends on the concentration of, ये खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड करता है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये 1 रिएक्टेंट कहां होगा, आपका आरडीएस में। ये बात तो खास दिमाग में रखनी है। अब मान लो आपने रिएक्शन देखी, रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं लाना है दिमाग में कि सर आपने कहा था एक रिएक्टेंट, लेकिन एग्जाम्पल में तो 2 रिएक्टेंट है। एग्जाम्पल में 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आरडीएस वो रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। एक स्टेप उसमें ऐसी होगी जो स्लोएस्ट होगी और उसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेशन सबको समझ में आ चुकी है। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की जो रेट है वो एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। लेट मी स्टार्ट अबाउट द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या मानना है, कोई भी एक रिएक्शन माननी पड़ेगी। लेट अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन माननी है, जैसे कि A चेंजेस टू B। रिएक्टेंट A है जो प्रोडक्ट बना रहा है B। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले आपने ले लिया एट टाइम t = 0। जब रिएक्शन इनिशिएटिंग स्टेप पर है, स्टार्ट होने जा रही है, तो A की कोई कंसंट्रेशन हमने ले ली थी, इनिशियल कंसंट्रेशन A0, और B की कंसंट्रेशन तो होगी 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। अब अपन ये कह रहे हैं कि एट पर्टिकुलर टाइम t = t,
किसी टाइम टी पर ए नॉट जो है वो चेंज होकर बन जाता है ए टी, तो बी जो है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, बी टी। तो यहां तक की बात आप सबको पहले बता चुके हो आप। अब यहां से आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तो आपको क्या बताना है, वी नो दैट, क्या पता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लो। किसके आधार पर बताना है आपको, डिफरेंशियल रेट लो। अच्छा, डिफरेंशियल रेट लो क्या होता है, तो हम जब किसी रेट लो एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएशन की हेल्प से लिखते हैं तो वो आपका कहलाएगा डिफरेंशियल रेट लो। और हमने दो तरीके से रेट लो लिखना सीखा था, पहला रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजप्शन, और रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपियरेंस। आपको यहां पर रेट लिखनी है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। डिफरेंशियल रेट लो है तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से लिखना है। तो रेट क्या आ गया, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। ये माइनस का साइन क्यों लगाते हैं मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं। बिकॉज हम बात कर रहे हैं रेट की, रेट हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप ये नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो रेट आपका वैल्यू आएगा नेगेटिव। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको पहले से आगे क्या जोड़ना होता है, नेगेटिव का साइन। ये बात मैं पहले आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लो, अब आपको क्या लिखना है, रेट लो। रेट लो हमको क्या बताता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। तो यहां पर कंसंट्रेशन किसकी लेनी है आपको, A की, A टू द पावर n। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमने क्या जोड़ा था, K A टू द पावर n। यहां पर आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, हेडिंग डाली थी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये भी R को बता रहा है, ये भी रेट को बता रहा है, मतलब ये भी रेट है और ये भी रेट है। तो इनडायरेक्टली ये दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए, भाई ये भी रेट R का वैल्यू है, ये भी R का वैल्यू है। तो हम बता सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की मदद से आप इन दोनों को इक्वल बता सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप हमको बतानी है बाय इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमको नेक्स्ट बताना है बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता पड़ी हमको, तो पहला तो हमने क्या लिखा था, माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी, ये आया था, इज इक्वल टू के ए, ये आया आपके पास। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं आपको ये सारी चीज थोड़ा सा स्पीडली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसको अच्छे से लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहां पर आपके पास डिफरेंशिएशन है, इसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे हम, बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड के दोनों तरफ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। यहां पर आपने ले लिया इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी, माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो पीछे फिर से आपको लगाना है डी टी। लिमिट आपने क्या लगा दी यहाँ पर, ए नॉट से ए टी। कंसंट्रेशन कहां से कहां चेंज हुई आपकी, ए नॉट से ए टी। अब सामने की ओर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन के ए, ठीक है। या आप इसको यहां से भी चेंज करके बता सकते थे, कैसे, ध्यान से देखना। अगर मान लो यहाँ आगे से कंफ्यूजन आए तो एक स्टेप में आपको यही समझा देता हूँ ताकि आपको आगे वेरिएशन नहीं लगे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ माइनस ऑफ डी ए है, यहाँ ए है, तो इसको dx बाय एक्स के फॉर्मेट में हम शो कर सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूले के अंदर। तो आप इसको कैसे बता सकते हो, माइनस ऑफ डी ए बाय ए
dt इज इक्वल टू के। इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर का, ताकि यहां से क्या आगे आपका फॉर्मेट इजी हो जाएगा। बाकी वहां आपको इंटीग्रेशन के दो दो फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, यहाँ dx बाई एक्स का फॉर्मूला सीधा लग जाएगा, आपको इजी वे में कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। तो ये इक्वेशन थर्ड आई। अब यहां पर आप बता दीजिए बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, इंटीग्रेशन कर दीजिए आप इक्वेशन थर्ड का, तो माइनस ऑफ dA बाय ए dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आ गया dt, लिमिट लगानी है n नॉट से at इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट लगानी है टाइम t इज इक्वल टू 0 से t, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा k डॉट dt। अब यहाँ पर आपको करना है इसको सॉल्व, तो ये dt से फर्स्ट आपका dt कैंसल, ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, देखो केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा मैथ्स नहीं है, बेसिक चीजों की जरूरत होती है, वही समझनी है, उससे ज्यादा नहीं उलझना है। इंटीग्रेशन के 4 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, उससे 5वां फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो यही ध्यान रखना। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, dx ऑफ x। इस फॉर्मेट में जब आपको कोई मिले तो इसको आपको खोल के लिख देना है log ऑफ x। क्या लिख देना है? log ऑफ x। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको लगाना है यहां पर। तो देखो आपको उसी फॉर्मेट में मिल रहा है dx बाय x, माइनस को ले लो आप बाहर, तो इसको आप क्या लिख दोगे log ऑफ a, तो log ऑफ a क्या लिखोगे log ऑफ a, और लिमिट क्या है आपकी a नोट से 80, लिमिट क्या है a नोट से 80 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अंदर क्या बचा सिर्फ t। एक बार t का वैल्यू देखो, t पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा t माइनस 0। अब कुछ नहीं करना है, एक बार a का मान 80 रखो, एक बार a का मान a नॉट रखो, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ln 80 माइनस ऑफ ln a नॉट। तो ये आ गया फॉर्मूला आपके पास, 80 माइनस a नॉट इज इक्वल टू के टी। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया log ऑफ a नॉट माइनस log ऑफ 80 इज इक्वल टू के टी। लेकिन सबसे मजेदार बात, यहां जो ln लिख रखा है ये है आपका कॉमन लॉग, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं? कॉमन लॉग या नेचुरल लॉग, जिसका बेस होता है e। जिसका बेस क्या है e। इसको आपको कन्वर्ट करना है log बेस 10 में, इसमें ले जाना है log बेस 10। तो नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। ये याद रखना, नेचुरल लॉग को जब आपको बेस 10 में ले जाना है तो आपको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। बाकी मैं नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहां क्या आ गई, 2.303 log a नॉट प्लस का माइनस 2.303 log 80 और इस तरफ तो आपको करना नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या गया कैटी, इज इक्वल टू कैटी। इक्वेशन नंबर 4। इस पूरी इक्वेशन को आप 2.303 से डिवाइड कर दो, बाय डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 2.303। कैसे करोगे? 2.303 log a नॉट बाय 2.303 माइनस 2.303 log 80 बाय 2.303 इज इक्वल टू kt बाय 2.303। तो ये कट गया, ये कट गया और ये बच गया। तो अब आपके पास आगे इक्वेशन क्या बनी, आपके पास बना log a नॉट माइनस log 80
इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या कहलाता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाय लॉग n। तो इसको फिर आप खोल सकते हो, ये आ गया आपका log a0 बाय log at इक्वल टू kt अपॉन 2.303। आपको आंसर निकालना है रेट कांस्टेंट k का, तो k यहां पर ही रहने दो, 2.303 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वहां, डिवाइड बाय t आ जाएगा नीचे, फिर क्या आ गया log a0 बाय log at। ये आ गई आपकी इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k का वैल्यू निकालना था, k के लिए इक्वेशन आ गई 2.303 बाय टी log a0 बाय at, वेयर a0 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, at इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन। बट याद रखना आगे न्यूमेरिकल में एक और चीज आएगी, मान लो अगर आपको रिएक्शन में कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रखी है और प्रेशर की बात कर रखी है, तो ये पूरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, यहाँ हो जाएगा P0 और यहाँ हो जाएगा P3, बाकी कुछ भी चेंज होना नहीं है। दिस इज योर डेरिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये पूरा डेरिवेशन है। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझना है। किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपका समाधान हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। अब इसी रिएक्शन के लिए हमको करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करना है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था उसी तरीके से हम इसके लिए करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कई बार आपको बता भी चुका हूं, समझा चुका हूं। हमारे पास अभी इक्वेशन क्या आई, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a0 बाय at। t को अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ गया kt अपन 2.303 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं खोलूं तो वापस वही आ जाएगी log a0 माइनस log at, log a0 माइनस log at। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, a0 को मैं अगर इधर ले आऊं, a0 को मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, इसको इधर ले आऊं या इसको इधर ले आऊं, दोनों चीजें, या तो मैं log at को इधर ले लूं तो क्या आ जाएगा log at इज इक्वल टू log a0 माइनस k अपॉन 2.303 t। ये इक्वेशन है मेरे पास। तो ये फॉर्मेट कौन सा मिला आपको, y m x प्लस c, ये फॉर्मेट मिला आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब ग्राफ बनाना है, इसके लिए कुछ दिमाग दौड़ाना नहीं है। y एक्सिस पे क्या लेना है, log ऑफ at, x एक्सिस पे क्या लेना है t। ये वाला वो पॉइंट है जहां पर log at की वैल्यू भी 0 है और t की वैल्यू भी 0 है। अब इस तरफ जाओगे तो log at का वैल्यू तो बढ़ रहा है पर t का वैल्यू क्या है 0। इस तरफ जा रहे हो t का वैल्यू बढ़ रहा है, log at का वैल्यू क्या है 0। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो समझ में। अब सबसे पहला इस पॉइंट के ऊपर t का वैल्यू 0, तो t का वैल्यू रखो 0, t का वैल्यू 0 रखते ये पूरा क्या हो गया 0। तो log at बराबर किसके हो गया, log a0। तो यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं जो है आपका क्या log a0, क्या हो गया log a0। अब log a0 ये हो गया, ध्यान से समझना। दूसरा आपका स्लोप कैसा है, तो देखो स्लोप नेगेटिव है तो लाइन किस तरफ आएगी, डाउनवर्ड। तो ये आपका लाइन आ गया डाउनवर्ड और ये जो पॉइंट काटा है वो आपका क्या हो गया C, इंटरसेप्ट C। और ये आ गया क्या स्लोप
माइनस के अपन 2.303। स्लोप नेगेटिव, ये किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के इक्वल। किसके होगा? टेन थीटा के इक्वल स्लोप का वैल्यू हो गया। अब आपको पूछे कि कोई इसका मान क्या होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर log 80 का वैल्यू कितना है? 0, तो ये रख दो 0। तो आपको क्या पूछा, इस पॉइंट के ऊपर आंसर क्या आ रहा है? c इक्वल टू क्या है? तो c इक्वल टू क्या, ध्यान से देखना। आपके पास क्या है? 80 का वैल्यू आ गया 0, तो log a0 इज इक्वल टू क्या आ गया? k अपन 2.303 बाय t, k अपन 2.303 बाय t। तो वो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप इसको और भी चेंज कर सकते थे, इसको इधर ले जाते और इसको इधर ले आते तो भी आप बना सकते थे। अलग अलग ग्राफ आप इसके बना सकते हो जो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमको क्या करना है? हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या करना है? हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालनी है क्या? हाफ लाइफ। तो उसके लिए बताइए मुझे हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? जिन जिन स्टूडेंट को हाफ लाइफ की डेफिनेशन पता है कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए फटाफट। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन? हाफ लाइफ से क्या मतलब है? तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको आधा होने में जितना समय लगता है उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ लाइफ। The time taken to decomposition of concentration of initial concentration to its half. एग्जाम्पल के लिए फिर से कर आपको मान लेना है A changes to B at a time t is equal to 0। ये क्या हो जाएगा? A0 और ये हो जाएगा 0। at a time t is equal to t, ये बन जाता है AT। टाइम t is equal to t हाफ लोगे तो ये क्या हो जाना चाहिए? A0 by t और ये बन जाएगा BT। क्लियर? अब आपको क्या पता है? वी नो डेट, क्या जानते हो आप? तो आपको ये पता है k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग a0 बाय 80। आपको निकालना है t, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय k लॉग a0 बाय 80। अब वैल्यू रख दो। t का वैल्यू कितना हो गया? t हाफ 2.303 बाय k लॉग a0 की वैल्यू a0 और at की वैल्यू क्या है? a0 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय k लॉग a0 अपॉन a0 इंटू 2। a0 से a0 कैंसल। अब लॉग 2 का वैल्यू रख दो। t हाफ इज इक्वल टू 2.303। एक चीज और, log 1 से लेकर log 5 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। खास बात न्यूमेरिकल में भी आपको ये चाहिएगा। तो log 1 से log 5 की वैल्यू याद रख लेना। इसकी वैल्यू आती है 0.3010 अपॉन k। तो फाइनली आपके पास आ गया t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय k। 0.693 बाय k। मैंने आपको यहां पर एक रिलेशन बताया था हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बीच में। तो उसमें क्या कहा था अपन ने? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहां पर देखो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो नॉट करके खास बात की क्या पता पड़ेगी? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depends on the initial concentration of reactants। खास बात, ये रिलेशन छोटी छोटी बातें याद रखनी है। क्या पता पड़ी? तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो ये था हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इजी छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ में आनी चाहिए। इसकी यूनिट में आपको बता चुका हूं। यूनिट इसकी क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। द एसआई यूनिट या द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट क्या है? तो k की यूनिट है सेकेंड इनवर्स। ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आपको बात करनी है इसके एग्जाम्पल्स
और एग्जांपल्स के बाद हम बात करेंगे इंटरवल इक्वेशन, जो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में आपके दे रखा है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। इंटरवल इक्वेशन की बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ NH4NO2। इसका करना है आपको डीकंपोजिशन। आपके पास बनेगा N2 प्लस 2H2। ये रिएक्शन जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल RDS में है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डीके। क्या है? रेडियो एक्टिव डीके। ये क्वेश्चन आया था 2011 के पेपर में। रेडियो एक्टिव डीके इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाई? ये आपका आज का होमवर्क है। इसकी लैंग्वेज आपको ढूंढनी है कि क्यों इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन 2011 के पेपर में दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव डीके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, क्यों? तो ये आंसर आप लोग ढूंढेंगे एक बार, फिर अपन इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। अब बात करनी इंटरवल इक्वेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज द इंटरवल इक्वेशन। पहली चीज तो इंटरवल इक्वेशन का मतलब क्या है और इसका यूज कब लेना है। अब आप लोगों ने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला देखा था अभी, K is equal to 2.303 by T log of A0 upon AT। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस फॉर्मूले के लिए तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता होना जरूरी है। बिना इनिशियल कंसंट्रेशन के तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, तब आप क्या करोगे, तो तब रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए हम काम में लेते हैं इंटरवल इक्वेशन। तो क्या पता पड़ी, इंटरवल इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अननोन। जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी हो तब आप किसका उपयोग करते हो, इंटरवल इक्वेशन का। किसका उपयोग करते हो, इंटरवल इक्वेशन। तो उसमें आप क्या करते हो, आपके पास जो चीज नहीं है फॉर्मूले से उसको हटा दो कैसे भी करके। तो उसके लिए आप देखना, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A एट टाइम T1, A1 एट टाइम T2। आपने एक रिएक्शन ले रखी है A चेंजेस टू B एट टाइम T इज इक्वल टू 0। इसकी कंसंट्रेशन है A0 और इसकी कंसंट्रेशन है 0। एट टाइम इज इक्वल टू T1। T1 पर इसकी कंसंट्रेशन बन गई A1 A और इसकी कंसंट्रेशन बन गई B। एक और टाइम पीरियड आपने ले लिया, टाइम T इज इक्वल टू T2, जब ये बन गई A1 और ये बन गई D1। तीन चीजें ले ली आपने। इसको हटाना है तो अब आप क्या करोगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको किसी की स्पीड पूछ ली पर आपको ये नहीं बताया कि वो कितनी बजे कहां से निकला था, तो आप किसी की स्पीड बता सकते हो क्या? नहीं। लेकिन इतने में कोई कैंडिडेट आ जाए जो आपको ये बोले कि 10 बजे मैंने इसको लोहारिया देखा था, और 10:30 बजे अगर आपने उस व्यक्ति को सुननी में देखा है तो आप निकाल सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको मतलब ही नहीं है कि वो कितनी बजे निकला था। आप देख लो 10 बजे लोहारिया था, 10:30 बजे सुननी था, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल टाइम कितना है, इनिशियल टाइम की जरूरत ही नहीं है। तो उसको हम कहते हैं इंटरवल इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट अब आपको इसको रखना है वैल्यू इक्वेशन। मैंने आपको बता दी कंडीशन क्या क्या बताई। टाइम T1 पर कंसंट्रेशन कितनी माननी है, A। टाइम T2 पर कंसंट्रेशन कितनी माननी है, A1। केस आपके पास बन जाएंगे दो, A चेंजेस टू B, टाइम T इज इक्वल टू 0 पर ये A0, ये 0। टाइम T इज इक्वल टू T1 पर ये बन जाएगा A और ये बन जाएगा B। यहाँ पर A चेंजेस टू B, टाइम T इज इक्वल टू 0 पर A0 0, टाइम T इज इक्वल टू T2 पर ये बन जाएगा A1 और ये बन जाएगा
B1। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, T इज इक्वल टू 2.303/K log N0 अपॉन 80। यहाँ पर क्या आ जाएगा, log T इक्वल टू 2.303/K log A0 अपॉन log 80। अब T का वैल्यू यहाँ कितना है, T1 इज इक्वल टू 2.303/K, A0 की वैल्यू A0 और 80 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A। यहाँ पर T की वैल्यू T2 2.303/K log A0 अपॉन 80 की वैल्यू A1। अब इक्वेशन ये फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303/K log A0 अपॉन log A1 माइनस 2.303/K log A0 अपॉन A। 2.303/K कॉमन आ गया, 2.303/K कॉमन, अंदर क्या बचा, log A0 माइनस log A1 माइनस log A0 अपॉन A। log A माइनस N को कैसे लिखते हैं, log M/N। 2.303/K log A0 अपॉन A1 होल डिवाइड बाय A0 अपॉन A। क्या आ जाएगा, 2.303/K log A0 अपॉन A1 इंटू A अपॉन A0, तो A0 से A0 कैंसल, क्या आ गया, T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल T इज इक्वल टू 2.303/K log ऑफ A अपॉन A1, तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303/T अपॉन log A अपॉन A1। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है क्या इस फॉर्मूले में, तो हमने क्या किया, इंटरवल इक्वेशन के अंदर से A0 को हटा दिया। क्या हटा दिया, यहाँ जो A0 था उसको हमने लास्ट इक्वेशन तक हटाते A0 हटा दिया। तो इंटरवल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमको इनिशियल कंसंट्रेशन अननोन है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालते हैं इंटरवल इक्वेशन की मदद से। किसकी मदद से निकालते हैं, इंटरवल इक्वेशन। तो आज हमने कंप्लीट बात करी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन, डेरिवेशन, हाफ लाइफ, उसका एग्जांपल और उसका इंटरवल इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी इससे रिगार्डिंग क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, काफी सारे बेसिक टॉपिक्स बचे हुए हैं। शायद 2 लेक्चर और इस चैप्टर के होंगे, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।